पहला प्रश्न देखेंगे, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव शुक्र वाहिका में डालता है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इसके कारण इनका स्थानांतरण काफ़ी सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो ये काम है मुख्य रूप से किसका, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, परागण की क्रिया। क्वेश्चन ये है कि परागण की जो क्रिया होती है निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। यानी अगर हम कुछ अंतर बता दें इसके बारे में तो शायद हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं ना कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। परागण एक तरफ हेडिंग बना, एक तरफ निषेचन हेडिंग बना लिए। निषेचन और परागण दोनों, यानी पुष्प में जो निषेचन होता है उसको हम लोग परागण कहते हैं। तो देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते परागण कहलाते हैं। अब वह प्रक्रिया जिसमें नरयुग्मक और मादा युग्मक कहाँ पहुँचते हैं तो मिलकर युग्मनज बनाते हैं, वो निषेचन कहलाते हैं। इधर है कि यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है और यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है, ये याद रखना। पहले चरण में युग्मक बना और दूसरे चरण में क्या होता है कि जनन की क्रिया होती है, यानी युग्मनज बन चुका है दूसरे चरण में। और इधर कहेंगे कि परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण परपरागण। और इधर निषेचन की क्रिया भी दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन। इधर कहेंगे परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है, यानी कभी है वायु परागण, कभी कीट परागण, कभी जंतु परागण, तो कभी हाथी परागण, अलग अलग तरीके से। और इधर इस क्रिया में वाहकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इधर कहेंगे अनेक परागकणों का नुकसान हो जाता है, लेकिन इनमें परागकणों का नुकसान नहीं होता है। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के पूरा हो जाने पर निषेचन की क्रिया पूरी होने की आशा होती है और इस क्रिया के निषेचन के पश्चात बीजों और फलों के बनने की संभावना हो जाती है। तो ये अंतर है जो एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत ईजिली याद कर सकते हैं आप लोग, नोट कीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है, क्यों। तो जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है जैसे जन्म देने वाले हों, यानी पुरुष इंसान के बच्चे को जन्म देते हैं, ये डीएनए की प्रतिकृति का परिणाम है। तो परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से युक्त संतान प्राप्त होते हैं, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति करना जनन के लिए आवश्यक है। अगला कह रहे कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्रायः जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते उनकी जड़, तना, पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है और उपयोग करके उसके विकसित करने के साथ साथ नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग करके जनन विधि के रूप में करते हैं और उन्हीं को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन में कोई एक कोशिका दो छोटे छोटे अलग अलग समान भागों में बढ़ जाती है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन एक कोशिकीय जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। कालाजार के रोगाणु जैसे लेशमेनिया हो गया, इनमें द्विखंडन होता है, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। फिर चल बीजाणु अचल बीजाणु में अंतर बताइए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। चल बीजाणु किसे कहते हैं, तो इन सभी का साभिक यानी फ्लैजिला आदि पाए जाते हैं इन पर। इनके द्वारा ये जल में तैरने के लिए अनुकूल स्थानों पर पहुंच जाते हैं और नए पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ शैवालों और कवकों में इस प्रकार का बीजाणु पाए जाते हैं। अचल बीजाणु क्या कहेंगे, तो इनमें फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिमा आदि का अभाव होता है, फ्लैजिला होता है, यहाँ पे फ्लैजिला आदि का अभाव होता है और इनकी भित्ति मोटी होती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट नहीं होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं। अचल बीजाणु उत्पन्न करने वाले पौधे कुकुरमुता, मॉस तथा फर्न अच्छे उदाहरण होते हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अवस्थाओं का क्या क्या वो अवस्थाएं हैं जो आवश्यक हैं इसके बारे में बताना है। तो नर तथा मादा जीवों का होना ये सबसे अनिवार्य है। दोनों जीवों के जननांगों का परिपक्व होना भी जरूरी है, यानी मेच्योर होना जरूरी है, यानी एडोलोसेंस यानी जो वो किशोरावस्था आ जाना जरूरी है। और दोनों जीवों के युग्मक नर तथा मादा का आपस में संयोजन जरूरी है। ये लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अवस्थाएं हैं। फूलों से पौधे
पौधों को होने वाले 4 लाभों का वर्णन करें। तो फूलों से पौधों को क्या 4 लाभ होते हैं, इसके बारे में बताना है। सबसे पहला लाभ, फूलों से पौधों को क्या क्या लाभ है। तो फूल द्वारा पौधों में लैंगिक जनन होता है, फूलों की सहायता से बीज बनते हैं, फूलों द्वारा ही फल बनते हैं और फूलों में पौधों के नर और मादा अंग स्थित होते हैं, ये बताएंगे। गन्ना और गुलाब किस विधि द्वारा उगाए जाते हैं, इस विधि के लाभ बताएं। गन्ना और गुलाब कृत्रिम विधि द्वारा उगाए जाते हैं। इस विधि द्वारा पौधों को पूर्ण रूप से अपने जनन पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुण बनाए रखते हैं। ये रहेगा आज का हमारा पॉइंट, और आप लोग इसको करिए प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल आइकन बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके।